नमस्कार, मैं हूं अखिल पाराशर। आप देख रहे हैं देश दुनिया की खास खबरों का एक विशेष प्रोग्राम न्यूज़ फोकस। चलिए पहले नजर डालते हैं इस हफ्ते की टॉप हेडलाइंस पर। शंघाई में शुरू हुआ 8वां चीन इंटरनेशनल इंपोर्ट एक्सपो। चीन के 15वें नेशनल गेम्स के लिए तैयारियां तेज। ओपेक प्लस ने दिसंबर में तेल उत्पादन बढ़ाने का फैसला किया। अब समाचार विस्तार से। चीन के शंघाई में बुधवार को 8वां चीन इंटरनेशनल इंपोर्ट एक्सपो यानी CIIE धूमधाम से शुरू हुआ। चीन के प्रधानमंत्री ली चियांग ने उद्घाटन समारोह में शिरकत की और मुख्य भाषण दिया। अपने संबोधन में उन्होंने फ्री ट्रेड को बढ़ावा देने और विदेशी निवेश को प्रोत्साहित करने की आवश्यकता पर जोर दिया। इस एक्सपो में दुनिया की बड़ी कंपनियां हिस्सा ले रही हैं, जिनमें टॉप 10 इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रिकल कंपनियां और कई बहुराष्ट्रीय मेडिकल फर्म्स शामिल हैं। ये कंपनियां यहां अपनी नवीनतम तकनीकें दिखा रही हैं और चीन में अपने बाजार और विस्तार करना चाहती है। आपको बता दें कि CIIE सिर्फ एक ट्रेड शो नहीं बल्कि ये ग्लोबल इनोवेशन का मंच भी बन चुका है। 5 से 10 नवंबर तक चलने वाले इस एक्सपो में 4100 से ज्यादा कंपनियां हिस्सा ले रही हैं। इसे दुनिया का पहला राष्ट्रीय स्तर का इंपोर्ट एक्सपो माना जाता है। चीन के शिजांग स्वायत्त प्रदेश में पिछले हफ्ते एक बड़ा अंतर्राष्ट्रीय फोरम आयोजित हुआ, जिसमें दुनिया भर के अधिकारी और विशेषज्ञ शामिल हुए। इस फोरम का उद्देश्य था शिजांग के स्थायी और संतुलित विकास पर विचार विमर्श करना। 2025 शिजांग के विकास पर मंच नाम के इस आयोजन में 44 देशों के 400 से ज्यादा प्रतिनिधि शामिल हुए, जिनमें सरकारी अधिकारी, राजनयिक, मीडिया प्रतिनिधि और निजी क्षेत्र के विशेषज्ञ मौजूद थे। इस बार का थीम था खूबसूरत शिजांग की खोज और पठार पर नया अध्याय लिखना। ये फोरम 2007 में शुरू हुआ था और तब से ये दुनिया के लिए शिजांग को समझने और देखने की खिड़की बन चुका है। चीन के हाईटेक शहर शंचन में इस समय पूरी रफ्तार से तैयारियां चल रही हैं। यहाँ अगले हफ्ते से शुरू होने वाले 15वें नेशनल गेम्स ऑफ चाइना के लिए अत्याधिक लाइटिंग, ट्रैफिक और एनर्जी सिस्टम तैयार किए जा रहे हैं। शहर के क्वांगमिंग जिले में ट्रैफिक मैनेजमेंट को पूरी तरह AI से जोड़ा गया है। इससे शहर में भीड़, पार्किंग और बसों की स्थिति का रियल टाइम डेटा मिलता है, ताकि किसी भी ट्रैफिक जाम या दुर्घटना पर तुरंत कार्रवाई की जा सके। वहीं पाओआन स्टेडियम में LED स्मार्ट डिस्प्ले लगाए गए हैं, जो खिलाड़ियों के प्रदर्शन को लाइव विजुअल्स और लाइट शो में बदल देते हैं। आपको बता दें कि 9 से 21 नवंबर तक चलने वाले इस खेल आयोजन के साथ साथ 12वें नेशनल गेम्स फॉर पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज और 9वें नेशनल स्पेशल ओलंपिक गेम्स भी होंगे। तेल निर्यातक देशों का संगठन यानी ओपेक प्लस और उसके सहयोगी देशों ने फैसला किया है कि दिसंबर 2025 से रोजाना 1,37,000 बैरल तेल उत्पादन बढ़ाया जाएगा। ये फैसला संगठन की हाल ही में हुई वर्चुअल मीटिंग में लिया गया, जिसमें सऊदी अरब, रूस, इराक, UAE, कुवैत, कजाकिस्तान, अल्जीरिया और ओमान शामिल थे। संगठन ने कहा कि दुनिया की आर्थिक हालत स्थिर और बाजार मजबूत दिखाई दे रहे हैं, इसलिए ये उत्पादन बढ़ाने का समय उपयुक्त है। हालांकि आगामी जनवरी से मार्च 2026 तक उत्पादन में और इजाफा नहीं किया जाएगा। ओपेक प्लस की अगली बैठक 30 नवंबर को होगी, जिसमें भविष्य की रणनीतियों पर चर्चा होगी। तो ये थी इस हफ्ते की खास खबरें। अब चलते हैं हमारे एक स्पेशल सेगमेंट न्यूज स्टोरी की तरफ। चीन की 14वीं पंचवर्षीय योजना की शुरुआत साल 2021 में हुई थी और ये इस साल 2025 में खत्म हो रही है। ये योजना देश के अगले 5 साल के विकास की राह दिखाती है। इसका मकसद सिर्फ तेज आर्थिक वृद्धि हासिल करना नहीं है, बल्कि समझदारी और संतुलन के साथ आगे बढ़ना है। इस योजना में विज्ञान और तकनीक पर खासा जोर दिया गया है, ताकि चीन आत्मनिर्भरता की दिशा में बढ़ सके। इसका मुख्य लक्ष्य लोगों के जीवन स्तर को बेहतर बनाना और साल 2035 तक चीन को एक आधुनिक और मजबूत देश के रूप में खड़ा करना है। इस विषय पर और गहराई से बात करने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं इंडिया चाइना इकोनॉमिक एंड कल्चरल काउंसिल के सेक्रेटरी जनरल मोहम्मद साकिब। नमस्कार सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर, इस साल चीन की 14वीं पंचवर्षीय योजना पूरी हो रही है। आप इस 14वीं पंचवर्षीय योजना को कैसे देखते हैं? ये 14वां 5 वर्षीय जो योजना थी चाइना की, ये बड़ी स्पेशल योजना मेरे ख्याल से। ये 5 वर्षीय योजना चाइना की एक बड़ी इम्पोर्टेंट इवेंट होता है
और ये जो 14वां था ये बड़ा अलग था। दूसरी ये था कि इनका एक डिपार्चर था फ्रॉम क्वांटिटी टू क्वालिटी। उन्होंने कहा था कि हमें बहुत ग्रोथ का नंबर नहीं चाहिए, हमें हाई लेवल ग्रोथ चाहिए, इस बार हाई क्वालिटी ग्रोथ चाहिए, और उसके लिए हम बहुत सारी चीजें करेंगे, जिसके लिए उन्होंने बहुत सारा नए इनिशिएटिव लिए, नई नई चीजें शुरू करी। तो उन्होंने एक तो ये कि उनका एम्फेसिस था कि भाई सबसे ज्यादा, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग के तो ये सबसे बड़े दुनिया के वो हैं ही। उसके अलावा उन्होंने कहा कि अब हम टेक्नोलॉजी ग्रोथ के ऊपर काम करेंगे। सो उन्होंने नई नई टेक्नोलॉजी के ऊपर काम करना शुरू करा। ये उनका बहुत बड़ा इनिशिएटिव है। उसके लिए उन्होंने R&D के ऊपर बहुत एम्फेसाइज दिया कि हम R&D रिसर्च डेवलपमेंट के ऊपर खर्चा करेंगे। तो उन्होंने 15 से 20% ग्रोथ R&D के ऊपर, एक्सपेंडिचर के ऊपर बढ़ाना शुरू किया। और फिर दूसरा इन्होंने ये किया कि जो डिजिटल टेक्नोलॉजी है उसके ऊपर बहुत जबरदस्त काम करना शुरू करा। इनोवेशन के ऊपर बहुत अच्छा काम किया इन्होंने। अर्बन डेवलपमेंट के ऊपर बहुत अच्छा काम किया। रूरल रिजुवेनेशन के ऊपर बहुत अच्छा काम किया। तो ओवरऑल 14वें 5 वर्षीय योजना की बहुत बड़ी सक्सेस थी। ओवरऑल इन्होंने एक नया इनिशिएटिव शुरू किया और वो बहुत ही सक्सेसफुल रहा। अब अगले साल से 15वीं पंचवर्षीय योजना शुरू होगी। आपके हिसाब से 15वीं योजना के दौरान चीन के विकास का माहौल कैसा रहेगा? तो इस माहौल में आई थिंक अब चाइना का जो फ्यूचर का वो है वो बहुत ब्राइट है। दूसरी ये कि चाइना का एक आपको चीज समझनी, आपको ये दुनिया को ये समझनी चाहिए कि चाइना एक दुनिया भर के लिए एक लीडर बना हुआ है, खास तौर से जो गरीब कंट्री है, जो डेवलपिंग विकासशील देश हैं, उनके लिए एक लीडर है। तो चाइना की जिम्मेदारी खाली अपने कंट्री के लिए नहीं है, तो चाइना की जिम्मेदारी और कंट्रीज के लिए भी है जो चाइना को तरफ देखते हैं डेवलपमेंट के लिए, सिक्योरिटी के लिए, टेक्नोलॉजी के लिए, फाइनेंस के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए। तो चाइना के ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। 150-151 कंट्रीज हैं, तो इसलिए उसको एक बहुत ही पीसफुल माहौल चाहिए और वो चाइना किसी से कन्फ्लिक्ट नहीं करना चाहता। उसका आपने देखा होगा वो हमेशा पीसफुल डेवलपमेंट की बात करते हैं। तो इस हिसाब से माहौल अभी फिलहाल तो ठीक लगता है, लेकिन आप अमेरिका का यू नेवर नो, अमेरिका यूरोप में जैसे हालात हैं कि क्या होगा वो कह नहीं सकते। लेकिन रोड मुश्किल है, साफ सुथरी है लेकिन रोड अभी मुश्किल है, थोड़ा टाइम लगेगा समझने में। सर, पिछले कुछ दशकों में चाइना ने आधुनिकीकरण में जो काम किया है उसे पश्चिमी देशों को करने में सैकड़ों साल लग गए थे। चीन के आधुनिकीकरण पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए वो उसमें आई थिंक यूरोप के मॉडर्नाइजेशन को चाइना के मॉडर्नाइजेशन को करने कंपेयर करना दुरुस्त नहीं। एक तो ये है कि यूरोप ने हमेशा इन्वेंशन किया है, चाइना ने उसी इन्वेंशन और इनोवेशन को आगे लेके गए, अपने तरीके से उन्होंने उसको ढाला और वो किया। लेकिन ये सारी चीजें चाइना ने को रीइन्वेंट नहीं करना पड़ा, और ये सारी चीजें हो चुकी थी। चाइना उसको और आगे लेके गया, वो कोई नई चीज नहीं थी, उसी चीज को चाइना ने बढ़ाया, उसको और अच्छा किया, उसको एक मॉडर्न शेप दी। दूसरा ये था कि इसमें चाइना की लीडरशिप का बहुत बड़ा रोल है। जो चाइना की विजन लीडरशिप है, उनकी पॉलिसीज हैं, उनका उसका इम्प्लीमेंटेशन है, वो बहुत ही सक्रिय है। वो लोग बहुत ही कमिटमेंट के साथ काम करते हैं, उनका बहुत लॉन्ग टर्म विजन रहता है और जिस चीज को कमिट कर लेते हैं वो उसको करते हैं। और इसमें एक तो वन पार्टी रूल का और उसमें कम्युनिस्ट पार्टी की लीडरशिप का और चाइनीज लोगों की सिंसियरिटी का और मेहनत का बहुत बड़ा रोल है इसके अंदर। तो यही इसमें चाइना की पॉलिसीज, उनकी लीडरशिप, उनका विजन, उनका जो एडमिनिस्ट्रेशन है, उनका पॉलिसीज का इम्प्लीमेंटेशन और लोगों की मेहनत, ये सिंसियरिटी, ये सब मिला के ये पॉसिबल हुआ कि वो उन्होंने जो चीज़ और लोगों ने 2-2, 300 साल लगाए यूरोप में और अमेरिका ने, उन्होंने वो 40 साल 45 साल के अंदर पूरा कर। ये एक बहुत बड़ा चीज़। बहुत बहुत धन्यवाद सर हमसे बात करने के लिए। तो ये था आज का खास कार्यक्रम न्यूज़ फोकस। अभी आज्ञा दीजिए, अगले हफ्ते फिर मिलेंगे इसी समय। नमस्ते।